नमस्कार दोस्तों, अब पढ़ेंगे हम पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 11 है। दवजांग विधि द्वारा निम्न को हल करो। अब 1 2 3 4 5 यानी 12,345 में 91 का भाग देना है। तो देखो दवजांग विधि के में क्या होता है कि जो इनको 3 भागों में बांट लेते हैं। अब इसमें जो पहला भाग होता है उसमें जो जिसका हमें भाग देना है उसको इकाई का अंक है उसको ऐसे कैसे उतार लेते हैं और जो बच गया उसको नीचे उतार लेते हैं और जो इकाई का अंक होता है उसको हम कहेंगे दवजांग, इसको कहेंगे हम दवजांग। और जो ये दूसरा अंक जो बच जाते हैं उसको कहेंगे हम मुख्यांक। अब देखो तीसरे भाग में दवजांग में कितने अंक है? 1 अंक। तो इसमें जिसमें भी भाग लेना है उसका 1 अंक इसी इधर से उतार लो और जो बच गया वो बाकी के मध्य भाग में उतार लो। तो 1 2 3 और 4, ये तो उतारने का तरीका हो गया। अब देखो इसमें मुख्यांक का इसमें भाग दिया जाता है। लौह का भाग हम 1 में देंगे, 1 में नहीं जाएगा। फिर लौह का भाग देंगे हम 12 में, तो 9 का भाग 12 में देगा तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 9 एकम 9, कितने बच गए? 3। अब देखो हमें संशोधित भाज्य निकालना है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, वो ध्यान से देखना। फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला संशोधित भाज्य बराबर नया भाज्य माइनस दवजांग इंटू भागफल। अब देखो नया भाज्य क्या हो गया हमारे पास? 33 माइनस दवजांग हमारे पास क्या है? 1 इंटू भागफल क्या है? 1। अब देखो 33 माइनस 1 गुणा 1 करोगे तो 1, 33 में से 1 घटाओगे तो कितने हो गए? 32। अब हमारे पास ये संशोधित भाज्य हो गया। इसका मतलब हमें वापस मुख्यांक का हमें इस संशोधित भाज्य में भाग देना है। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, कितनी बार चलेंगे आप? 3 बार। कितने बच गए? 5, और वही 5 स्टेप 7 वापिस। अब देखो वापिस वही स्टेप वापिस करनी है, संशोधित भाज्य निकालना है। तो संशोधित भाज्य के लिए नया भाज्य हमारे पास क्या हो गया? 54 माइनस दवजांग क्या हो गया? 1 इंटू भागफल क्या है? 3। अब देखो 54 माइनस 1 इंटू 3 करोगे तो 3, 54 में से 3 घटाओगे कितने हो गए? 51। यानी ये संशोधित भाज्य मिल गया। तो वही वापस मुख्यांक का भाग देंगे संशोधित भाज्य में, तो कितनी बार देगा? 9 पंजे 45, कितने बच गए? 6। तो ये 6 इसके बाद पारस्य के साथ। अब तीसरी स्टेप में वापस वही संशोधित भाज्य निकालना है। तो अब की बार नया भाज्य क्या हो गया? 63। संशोधित भाज्य के नया भाज्य माइनस दवजांग क्या है? 1 और इंटू भागफल क्या है? 5। तो 65 माइनस 1 इंटू 5 क्या हो गया? 5। 65 में से 5 निकालेंगे कितने हो गए? 60। इस प्रकार हमारे पास शेषफल क्या बच गया? 60। तो ये तो हो गया 135 तो भागफल और ये हो गया शेषफल। दो संख्याओं का गुणनफल 525 है और उनका महत्तम समापवर्ती यानी HCF 5 है, तो लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम ज्ञात करना है। अब देखो हमें क्या दे रखा है? दो संख्याओं का गुणा यानी a गुणा b दे रखा है 525 और HCF दे रखा है। HCF कितना दे रखा है? 5। अब देखो हम जानते हैं कि LCM और HCF का गुणा हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणे के बराबर होता है। अब हमें LCM दे रखा है, LCM ज्ञात करना है और HCF हमें दे रखा है 5 और a गुणा में दोनों संख्याओं का गुणा कितना दे रखा है? 525। अब LCM के साथ 5 गुणा में इधर जाके भाग में, तो LCM बराबर 525 बटे 5। अब LCM बराबर 5 का भाग 525 में देंगे तो 105। इस प्रकार हमें दो संख्याओं के गुणा 125 और HCF 5 हो तो उनका LCM 105 प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 13, दो बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 व ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अब देखो हमें दे रखा क्या है? बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है यानी R1/R2 दे रखा है। दो त्रिज्या है, एक तो R1 है एक R2 है, उनका अनुपात दे रखा है 2:3 यानी 2/3। और दूसरी चीज दे रखी है उन्हीं बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1/H2, वो दे रखा है 5:4 यानी 5/4। अब पूछ रहा क्या? उन बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देखो चूंकि बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πRh और दूसरे का भी 2πRh। अब दोनों की देखो त्रिज्या अलग अलग है, इसलिए इसकी त्रिज्या R1 और दूसरे बेलन की R2 और दोनों की ऊंचाई भी अलग है,
5 है और एक की 4, एक की ऊंचाई h1 और दूसरे की h2। अब यहाँ से देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। r1 का मान क्या दे रखा है हमें 2, h1 का मान क्या दे रखा है 5, ये गुणा में 5 आ जाएगा क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यहाँ गुणा आएगा। फिर r2 दे रखा है हमें 3 और h2 दे रखा है 4। इस प्रकार 2 को और 5 को गुणा करोगे तो 10, 3 को 4 को गुणा करोगे तो 12। अब ये 2 के बार से कट जाएगा, ये 5 बार और ये 6 बार, तो 5/6। इस प्रकार दोनों बेलनों का अनुपात क्या हो गया, वक्र विशिष्ट दोनों अनुपात क्या हो गया 5:6। क्वेश्चन नंबर 14, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 मीटर स्क्वायर है, तब गोले की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अब देखो प्रश्न में दे रखा क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 616 मीटर स्क्वायर। अब देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो ये भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और ये भी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके कारण दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखो मान रखो 4 का 4, पाई का मान होता है 22/7 और r में दे रखी नहीं है, r में ज्ञात करनी है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो ये r स्क्वायर बराबर 616। अब हम इसका पक्षांतर कर देंगे, ये r स्क्वायर हमें ज्ञात करना है इसलिए r स्क्वायर इधर रख लेंगे, बाकी को उधर भेज देंगे। अब देखो ये r स्क्वायर के साथ 4 गुणा में, इसलिए ये भाग में आ जाएगा बट्टे में 4, और ये r स्क्वायर के साथ 22/7 भी गुणा में, इसलिए ये भाग में चल जाएगा। अब भाग में जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा, 22/7 ही हो जाएगा 7/22। अब 22 के पहाड़े से इनको अब काट लो, 4 के पहाड़े से काट लो, 4 एकम 4 और इसको भाग देंगे तो 4 एकम 4, 2 बच गए, फिर 5 20, फिर 1 बच गया, फिर 4 16, फिर 22 का भाग देंगे, 22 एकम 22, 22 7 154 और 7 को गुणा करेंगे तो 7 7 49 और इधर r स्क्वायर चल रहा है। अब देखो ये स्क्वायर उधर जाते अंडर रूट हो जाएगा यानी वर्गमूल हो जाएगा, 49 का वर्गमूल होता है 7। इस प्रकार हमें उस गोले की त्रिज्या क्या प्राप्त हुई 7। क्वेश्चन नंबर 15, 24 मीटर ऊंचे पोल पर सीसीटीवी कैमरा लगा है ताकि ये पोल के शीर्ष से 25 मीटर दूरदृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सकता है। तो पोल के चारों ओर एक अदृश्य वृत्त बनेगा, उस अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब देखो हमें दे रखा है कि एक पोल है और उस पोल की लंबाई दे रखी है वो है 24 मीटर, ये 24 मीटर दे रखा है और कह रहा है कि इसके पोल के जो शीर्ष पर है यहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगा है, यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा लगा है और ये 25 मीटर दूरदृष्टि रेखा के आगे भी यातायात देखा जा सकता है। अब देखो दूरदृष्टि रेखा होती है वह रेखा होती है जो कैमरे द्वारा जहां तक ये पृथ्वी तक पहुंचती है वो रेखा दूरदृष्टि रेखा कहलाएगी और वो दे रखी है हमें 25 मीटर, ये 25 मीटर दे रखी है और या इसके आगे भी यातायात देखा जा सकता है। तो इसके जो पीछे है यहाँ से वो यातायात नहीं दे सकते, यानी ये अदृश्य क्षेत्र हो गया, यहाँ से यातायात नहीं देख सकते। तो पोल के चारों ओर जो अदृश्य वृत्त बन रहा है उस अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो जो अदृश्य वृत्त बनेगा वो एक वृत्त बनेगा, वो उसकी त्रिज्या है वो इसकी इस त्रिभुज का आधार होगी, तो इसका मतलब हमें आधार निकालना पड़ेगा और आधार से हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखो आधार कैसे निकलेगा, 5 बोधन पर में से निकल जाएगा। अब बोधन पर में क्या होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण हमें दे रखा है यानी 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, तो ये कर्ण हमें दे रखा है 25, तो 25 का स्क्वायर और लंब दे रखा है 24, तो 24 का स्क्वायर और आधार हमें निकालना है। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 और 24 का स्क्वायर होता है 576 और आधार स्क्वायर है, आधार हमें निकालना है। तो आधार का स्क्वायर कैसे कैसे आ जाएगा 625 और ये 576 और प्लस के इधर क्या हो जाएंगे माइनस के 576 बराबर आधार का स्क्वायर। 625 में से 576 घटाएंगे तो बच गए 49 और ये इधर आधार स्क्वायर चल रहा है। अब वो भी ये स्क्वायर इधर हो जाएगा वर्गमूल, तो ये 49 का वर्गमूल और इधर अकेला आधार रह जाएगा। अब 49 का वर्गमूल होता है 7 यानी 7 मीटर हमारे पास क्या आ गया आधार आ गया। अब जो अदृश्य वृत्त बनेगा उसकी त्रिज्या हो गई है 7 मीटर, तो उस अदृश्य वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और अभी मैंने बताया था कि ये जो आधार होता है उसकी त्रिज्या होगी उस वृत्त की, तो इसकी त्रिज्या क्या हो गई 7 और ये स्क्वायर दे देगा, ये 2 बार आएगा गुणा 7 से 7 कैंसिल, फिर 22 होते 154 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमें जो वृत्त का क्षेत्रफल मिलेगा वो क्या होगा 154 मीटर स्क्वायर। अब देखो
पार्ट सी 3 अंकों का आता है। इसमें से क्वेश्चन नंबर 16 है। द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल अल्फा और बीटा है, तो हमें अल्फा² + बीटा² का मान ज्ञात करना है। अब देखो हमें द्विघात समीकरण दे रखी है x² - 3x - 10 = 0। अब इसमें हमें जो संबंध दे रखा होता है कि अल्फा प्लस बीटा है वो होता है हमेशा माइनस का b/a, तो अल्फा प्लस बीटा। अब b होता है वो हमेशा x का जो गुणांक होता है वो b होता है, तो हमें सूत्र में दे रखा है कि माइनस तो माइनस और b का मान क्या आएगा -3 और अपॉन में a होता है x² का गुणांक यानी 1, अल्फा प्लस बीटा = 3। और इसी प्रकार एक संबंध और होता है, इसी प्रकार गुणकों का संबंध होता है वो होता है गुणा में अल्फा डॉट बीटा, यानी अल्फा गुणा बीटा है वो होता है हमेशा c/a, तो अल्फा डॉट बीटा c का मान होगा -10 अचर पद और अपॉन a वो x² का गुणा तो वो गया 1, तो अल्फा बीटा क्या हो गया -10। अब देखो एक समीकरण हम सरल समीकरण जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर अल्फा² प्लस बीटा² प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दे रखा है 3 का स्क्वायर, अल्फा² प्लस बीटा² का मान हमें ज्ञात करना है। प्रश्न में दे रखा है कि अल्फा² प्लस बीटा² का मान ज्ञात करो, तो ये ऐसे कैसे रह जाएगा और प्लस 2 अल्फा डॉट बीटा का मान है -10, 3 का स्क्वायर हो गया 9, अल्फा² प्लस बीटा² हमें ज्ञात करना है और 2 को -10 को गुणा करेंगे तो माइनस के कितने हो जाएंगे 20, माइनस के 20 इतने क्या हो जाएंगे प्लस के, तो 9 + 20 बराबर अल्फा² प्लस बीटा²। 20 को 9 कितने हो गए 29, तो अल्फा² प्लस बीटा² का मान क्या आ गया 29। जो क्वेश्चन नंबर 17 समान श्रेणी के प्रथम इकावन पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें दूसरा व तीसरा पद क्रमशः 14 व 18 है। यानी हमें दूसरा पद दे रखा है यानी a2 दे रखा है वो 14 दे रखा है और a3 दे रखा है वो दे रखा है 18। अब a2 और ये दूसरा और तीसरा पद दे रखा है। अब हमें इनके बीच में सारांतर निकालना है, तो तीसरे में से दूसरा पद घटा दो यानी a3 - a2, तो a3 हमारे पास दे रखा है 18 - 14 यानी 4, ये हमारे पास सारांतर आ गया d। अब देखो इक्यावन पदों का योग निकालना है, तो इक्यावन पदों के योग में हमें एक तो n की आवश्यकता पड़ेगी, तो n हमें 51 दे रखा है और एक d दे रखा है वो 4 दे रखा है। अब एक की आवश्यकता पड़ेगी a नहीं है, तो a को कैसे निकालेंगे। हमारे पास तीसरा पद दे रखा है एक दूसरा पद, इनमें से किसी भी एक पद को ले लो। जैसे मैंने दूसरा ले लिया a2 = 14, a2 का मान होता है a + d = 14, एक का मान हमें निकालना है, d हमने निकाल लिया क्या है 4 = 14, तो a = 14, ये प्लस का हो जाता है माइनस का, तो a = 14 में से 4 घटाओ कितने बच गए 10। इस प्रकार हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। अब हम इक्यावन पदों का योग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो योग निकालना है तो योग का सूत्र होता है SN = n/2 cos 2a + n - 1 × d। अब n का मान हमें कितना दे रखा है 51, तो 51/2, 2 का 2, a का मान हमने निकाल लिया क्या है 10, तो गुणा में 10 प्लस n अभी मैंने बताया था क्या है 51, तो 51 - 1 और d क्या दे रखा है 4 और ये कॉस्ट है 1। अब देखो हल करते हैं इसको 51/2, 2 को 10 को गुणा करेंगे तो 20 प्लस 51 में से 1 घटाएंगे तो 50 और गुणा में क्या दे रखा है 4। 51/2 शुरू से चल रहा है चलने दो, 20 प्लस 50 को 4 को गुणा करेंगे तो कितने हो गए 200। 51/2 200 और 20 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए 220। अब देखो 2 के बाद से 220 कट जाएंगे 110। अब 51 को और 110 को गुणा कर लो, तो देखो 51 को 110 से गुणा करेंगे तो 11 एकम 11 और 1 हासिल का 11 × 55, 55 और 1 56 और एक जो 110 वाला जीरो है वो ऐसा कैसे, ये 5610। क्वेश्चन नंबर 18 आंधी के कारण एक वृक्ष ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है, तो टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ से मैंने एक वृक्ष मान लिया BC', ये BC' एक वृक्ष है जहाँ से ये AC' से यानी बिंदु A से टूटकर और ये बिंदु धरातल पर आ जाता है C, जो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब ये कह रहा है कि इस पेड़ की जो टूटने से पहले कितनी ऊंचाई पर था और हमें दे रखा है कि जो बिंदु C है वो क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। अब देखो कैसे करेंगे, इसके लिए देखो पहले ये
ऊंचाई और ये ऊंचाई, इन दोनों ऊंचाइयों का योग होगा वो इस पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। तो इसके लिए पहले हमें ए बी निकालना पड़ेगा और फिर ये एसी और सी डैश निकालना पड़ेगा। ये एसी और सी डैश है वही एसी है। तो देखो पहले हम ए बी निकालते हैं और फिर एसी निकालेंगे और इन दोनों की जो जोड़ होगी वो इस पेड़ की कुल ऊंचाई होगी। तो इसके लिए पहले लंब और आधार में संबंध देखेंगे। तो लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा का मान दे रखा है हमें 60 डिग्री और लंब हमें निकालना है, यानी AB हमें निकालना है और जो आधार दे रखा है वो दे रखा है 10। अब tan 60 का मान होता है √3 और AB अपॉन 10। अब वजन गुणा करेंगे तो AB बराबर 10 √3 मीटर। इस प्रकार हमारे पास AB आ गई। अब हमें AC भी निकालनी है। अब AC के लिए देखो इन दोनों में संबंध देखो, लंब और कर्ण, क्योंकि हमने लंब निकाल लिया और कर्ण में संबंध होता है वो होता है sin थीटा का। तो अब sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो sin, अब थीटा की जगह में वही 60 डिग्री दे रखा है 60 और लंब का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, लंब हमने निकाल लिया 10 √3 अपॉन कर्ण हमें निकालना, कर्ण क्या है AC। अब देखो ध्यान से यहाँ से आगे sin 60 का मान होता है √3 बटा 2 और 10 √3 बटे AC। अब देखो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार हम वजन गुणा करेंगे तो AC बराबर क्या आ गया 20 मीटर। तो अब पेड़ की कुल ऊंचाई निकालनी है। इसके लिए तो पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगी, इन दोनों का योग, यानी BC डैश होगा वो होगी AB प्लस AC डैश। अब AB का मान हमारे पास क्या दे रखा है 10 √3 प्लस और ये ACD का मान क्या दे रखा है 20। इस प्रकार योग है इनका, यहाँ से 10 कॉमन ले लो तो फिर बच गया हमारे पास √3 प्लस 2। इस प्रकार ये BC डैश जो पेड़ की ऊंचाई होगी वो BC डैश होगी। क्वेश्चन नंबर 19, दी गई आकृति में QAPB AB पर लंब है। यदि AB 16 सेंटीमीटर और OQ 5 √13 सेंटीमीटर और OP 3 √13 सेंटीमीटर हो तो AO और BO का मान ज्ञात करना है। अब देखो हमें आकृति दे रखी है, आकृति में AB का मान दे रखा है, यानी AB का मान दे रखा है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो दे रखा है 16 सेंटीमीटर और OQ का मान दे रखा है, OQ ये हो गई, ये दे रखी है 5 √13 सेंटीमीटर और OP दे रखी है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दे रखी है 3 √13 सेंटीमीटर और पूछ रहा है क्या है AO, यानी AO का मान पूछ रहा है और BO का मान पूछ रहा है। ये निकालना है और ये निकालना है। अब देखो ये निकालने के लिए पहले इसमें तो दो त्रिभुज बने हैं उनको समरूप करना पड़ेगा। AQO और OBP इनको दोनों को समरूप करेंगे और फिर उसके बाद संगत भुजाओं का अनुपात से ये AO और BO निकल जाएगा। इसके लिए पहले दोनों त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन कौन से हैं, AOQ व त्रिभुज कौन सा OBP, त्रिभुज OBP में। अब देखो इनको समरूप करने के लिए क्या क्या है, एक तो मैं जो लंब दे रहे हैं इसका मतलब एक कोण, यानी शीर्ष A पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है और शीर्ष B पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि दोनों त्रिभुज में कोण A के बराबर कोण B कितने होंगे, प्रत्येक 90 डिग्री के। एक तो ये दो कोण, ये कोण बराबर हो गए। और देखो दूसरा कोण कौन सा बराबर होगा, ये कोण O बराबर कोण O, शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखाएं आपस में इस प्रकार काटती है तो उनके दोनों तरफ जो कोण बनते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और ये आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ इस त्रिभुज में तो कौन सा कोण O और इस त्रिभुज में कौन सा इधर वाला O, और कारण शीर्षाभिमुख कोण। इस प्रकार दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर मिल गए और अगर दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो त्रिभुज AOQ समरूप त्रिभुज। अब देखो A के बराबर कौन सा आएगा, B। इनका क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान रखना है कि A है तो A के बराबर B है, तो ये लो A के बराबर B, O के बराबर O है तो O के बराबर O। अब देखो इस दूसरे त्रिभुज में बच गया कौन, P। इस प्रकार ये किससे हो गया, एंगल समरूपता से ये समरूप हो गया, समरूपता से। अब देखो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात देते हैं। अनुपात देने से क्या फायदा होगा, हमें भुजाएं प्राप्त हो जाएगी। अब देखो संगत भुजाएं AO लोगे तो इसके साथ कौन सा आएगा, BO, क्योंकि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा बराबर होता है। तो AO अपॉन BO, OQ अपॉन OP और AQ
अपॉन ए क्यू अपॉन बी पी। अब देखो जो मैं दे रखा है वो लेते हैं एओ का मान दे रखा है क्या, एओ का मान निकालना है तो इसका मान इसको हमें देखो ये पूरी भुजा में 16 दे रखी है, इनमें से किसी एक को x मान लो तो दूसरी अपने आप ही क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स। तो एओ को मैंने क्या मान लिया x और बीओ क्या हो जाएगी 16 माइनस एक्स। और ओक्यू का मान हमें क्वेश्चन में दे रखा है 5 अंडर रूट 13 5 अंडर रूट 13 और ओपी का मान ये में दे रखा है ये रहा 3 अंडर रूट 13 और एक्यू और बीपी से कोई संबंध नहीं है, हमें याद करना है नहीं तो इनको रहने दो। अब देखो अंडर रूट 13 से अंडर रूट 13 कैंसिल, अब वजन गुणा कर लो 3 को और x को गुणा करेंगे तो 3x और ये 5 को 16 माइनस x को गुणा कर लो तो ये क्या हो जाएगा 3x बराबर 5 को 16 5 80 माइनस 5x। अब x वालों का इजगे कर लो, ये माइनस का 5x और ये 3x इन दोनों को इजगे कर लो जिससे x की वैल्यू हमारे पास मिल जाए। तो ये माइनस का इधर से क्या हो जाएगा प्लस के 5x बराबर क्या हो गया 80। 5x और 3x कितने हो गई 8x और बराबर में क्या दे रखा है 80। अब x के साथ 8 गुणा में उधर जाते क्या हो जाएगा भाग में 80/8 तो x की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगा 8 का भाग 80 में देंगे तो 10। अब देखो हमने x किसको माना था AO को, इस प्रकार हमारे पास AO तो क्या मिल गई 10 सेंटीमीटर। अब देखो हमें BO भी निकालनी है, प्रश्न के अकॉर्डिंग BO भी निकालनी है तो BO क्या हो जाएगी कि पूरी हमें 16 दे रखी है, ये AB पूरी 16 दे रखी है, ये हमारे पास 10 आ गई तो ये बाकी कितनी हो गई 6। कैसे, क्योंकि हमें BO हमने क्या मानी 16 माइनस x तो 16 माइनस 10 बराबर 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार AO हमारे पास 10 सेंटीमीटर आ गई और BO है वो 6 सेंटीमीटर आ गई। क्वेश्चन नंबर 20, एक त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं AD BE व CF ए बिंदु G से गुजरती है। यदि AD का मान 9 सेंटीमीटर और GE का मान 4.2 सेंटीमीटर और GC का मान 6 सेंटीमीटर हो तो AG BE और FG का लंबाई ज्ञात करनी है। अभी को मैं त्रिभुज दे रखा है, त्रिभुज का नाम दे रखा है A B और C और इनकी माध्यिकाएं दे रखी है, एक तो दे रखी है AD एक दे रखी है BE और एक दे रखी है C और G और ये एक बिंदु C और F दे रखी है C और F और ये एक बिंदु G से गुजरती है जिसे हम केंद्र के कहते हैं। अब देखो हमें जो दे रखा है वो दे रखा है, एक तो AD दे रखी है वो दे रखी है 9 सेंटीमीटर और GE वो दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर और G और C वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ज्ञात क्या करनी है, एक AG निकालनी है, AG ज्ञात करनी है और BE निकालनी है और F और G याद करनी है। अब देखो ध्यान से देखना, एक प्रमेय होती है कि अगर त्रिभुज की माध्यिकाएं आपस में हमेशा 2:1 में विभाजित होती है, यानी अगर AG और GD का अनुपात क्या होगा 2:1। तो देखो ध्यान से देखना, अब एक तो हमें ज्ञात लेनी है, ज्ञात ले लो और एक इसी माध्यिका में दूसरी ले लो जो हमें ज्ञात करनी है और एक हमें जो दे रखी है। तो मैंने ज्ञात हमें दे रखी है वो ले ली AD और जो हमें ज्ञात करनी है वो ले ली AG। अब देखो AD टोटल कितनी हो गई, ये 2 तो ये और एक ये तो कितनी हो गई 3 और AG कितनी है 2। इस प्रकार AD और AG का अनुपात हो गया 3:2। अब AD का मान क्या हो गया 9 और AG हमें निकालनी है तो 3/2। अब इनको वजन गुणा कर लो 3 गुणा AG और 9 गुणा 2। अब देखो ये 3 गुणा में इधर दे भाग में तो AG बराबर 9 दूनी कितने हो गए 18 और ये 3 गुणा में इधर दे देंगे भाग में तो AG बराबर 3 का भाग 18 में देंगे तो कितने आ गया 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार AG तो हमारे पास आ गई। देखो अब आगे GE अपॉन BE। अब देखो GE का मान तो ये 2:1 होता है, GE का मान क्या हो गया 1 और BE क्या हो गई 2 और A कितने हो गए 3। इस प्रकार GE और अपॉन BE का अनुपात हो गया 1:3। अब हमें मान रख दो इनका, GE का मान क्या हो गया 4.2 और BE का मान हमें निकालना है और ये 1/3। अब इनको वजन गुणा कर लो, वही 1 और BE को गुणा करोगे तो BE और 3 गुणा 4.2 तो BE बराबर 3 को इनको गुणा कर लो 3 दूनी 6 4 3 12 और एक संख्या बाद में पॉइंट तो 12.6 सेंटीमीटर। अब आगे तीसरी माध्यिका दे रखी है हमें GC अपॉन
एफ जी, पहले इनका अनुपात निकालो तो जी सी कितनी हो गई, जी और सी ये कितनी हो गई, ए सॉरी 2 हो गई, जी सी कितनी हो गई 2 और एफ जी क्या हो गई ए, जी सी का मान क्या हो गया 6 और ये एफ जी अपो 2 अनुपात 1। अब इनको वजन गुणा कर लो, 2 गुणा एफ जी बराबर 6, एफ जी बराबर 6 बटे 2, तो एफ जी बराबर 2 का भाग देंगे 6 में तो 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे पास ए जी 6 सेंटीमीटर, बी की 12.6 सेंटीमीटर और एफ जी 3 सेंटीमीटर।